हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं 29 दिसंबर की करंट अफेयर। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। और देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है हमारे पास, और लास्ट में रिवीजन भी करेंगे, और साथ में ही टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हमारा कंटेंट उपस्थित है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और सबसे ज़्यादा आपको तहे दिल से शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, भरोसा करने के लिए, और मेरे चैनल को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहने के लिए। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जो हमारे सामने है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा, इसका नाम क्या रख दिया जाएगा? तो अयोध्या नाम इसका कर दिया जाएगा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका अनावरण होने वाला है। इस बात को भी समझते हुए चलेंगे। ओके, अच्छा, अयोध्या से जो राम मंदिर है कितनी दूरी पर ये रेलवे स्टेशन है? तो 25 किलोमीटर की दूरी पर ये रेलवे स्टेशन स्थित है। और अगर आप जाएंगे अनावरण के टाइम या बाद में जाएंगे, तो आप देखेंगे अयोध्या का जो कायाकल्प है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया जाएगा, और इसका उद्घाटन 30 दिसंबर को कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, वो कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। लखनऊ यहाँ की राजधानी है। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? तो रामायण महाकाव्य को लिखने वाले रामायण महाकाव्य के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। तो उनके नाम पर ही रखा जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि 6 जनवरी को यहाँ से उड़ान भरी जाएगी अयोध्या से दिल्ली के लिए। अच्छा, 6 जनवरी को किस एयरलाइन की जो उड़ान है वो भरी जाएगी? तो इंडिगो की उड़ान भरी जाएगी। और साथ में ही एयर इंडिया की जो उड़ानें हैं वो 16 जनवरी से वहां से स्टार्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि जब राम मंदिर बन जाएगा तो देश और विदेश से आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर अयोध्या जो हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा 30 दिसंबर को। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कोटक महिंद्रा के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है CS राजन। क्या नाम है इनका? CS राजन कोटक महिंद्रा के नए अध्यक्ष बने। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो ये जगह ले रहे हैं, किसकी जगह ले रहे हैं? तो ये जगह ले रहे हैं प्रकाश ऑप्टे की। ओके, और 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। आरबीआई रिपोर्ट दे दी गई है, और जैसा कि दिसंबर का लास्ट महीना होता है साल का, तो भारतीय बैंक यानी जो वाणिज्यिक बैंक है उन्होंने कितनी ग्रोथ करी है उसका हिसाब भी लिया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई ने एक रिपोर्ट पेश करी है, तो उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो भारतीय बैंक है उन्होंने 2023 में 12.2% की वृद्धि दर्ज करी है। भारत में जितने भी वाणिज्यिक बैंक है उनके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, आरबीआई के द्वारा आईडीएफसी का किसके साथ मर्जर को मंजूरी दे दी गई है? यानी कि जो आईडीएफसी लिमिटेड है उसकी मंजूरी किसके साथ दे दी गई है? आरबीआई के द्वारा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ इसका मर्जर हो जाएगा, और आरबीआई ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। ओके, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को किस कानून के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया है? तो यूएपीए के तहत इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, और इसका मुखिया कौन है? तो मसरत आलम है। ओके, जिसने इस संगठन को या इस संघ को बनाया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, एलआईसी ने कहाँ अपना नया शाखा कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा है? तो देखो, एलआईसी के द्वारा जो नया कार्यालय खोला जाएगा, जिसकी ब्रांच खोली जाएगी, वो गिफ्ट सिटी में खोली जाएगी। गिफ्ट सिटी कहाँ है? तो हम सबको पता है कि गिफ्ट सिटी गुजरात में है। साथ में एलआईसी के बारे में बात करेंगे, तो एलआईसी की भारत के साथ साथ विदेशों में भी शाखाएं हैं। 14 देशों में इसकी इसकी ब्रांचेस है, जिसके तहत ये काम करता है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, विदेशी मुद्रा सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस योजना का अनावरण किया गया है? तो इस योजना का नाम क्या है जो विदेशी मुद्रा सेवाओं को बढ़ाएगा, है ना? यानी कि फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज को बढ़ाने का काम करेगा करेस्पॉन्डेंट फॉरेक्स करेस्पॉन्डेंट। अच्छा, आरबीआई के द्वारा इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत जो विदेशी मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सुविधाएं दी जाएगी, और अगर कोई इलीगल इस मामले में काम करता है तो उसको नियंत्रित भी करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट चर्चा करेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान ने परीक्षण किया है, किस चीज का परीक्षण किया है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो, एक एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम का पाकिस्तान के द्वारा परीक्षण किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फतह 2। अच्छा, पहले फतह 1 का परीक्षण किया गया था, जिसकी जो रेंज थी वो 200 किलोमीटर के आसपास थी, 250 किलोमीटर के आसपास थी। लेकिन अभी जो ये एडवांस रॉकेट सिस्टम को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम फतह 2 है, इसकी जो रेंज है वो कितनी है? तो 400 किलोमीटर है। ओके,
नेक्स्ट चर्चा करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने न्यूजीलैंड की जो सहायक कंपनी है उसमें कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचेगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो न्यूजीलैंड में जो इसकी ब्रांच है ना, जो इसकी कंपनी है उसको 100% बेच दिया जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। और जब से ये न्यूज़ आई है तब से इसके जो शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उछाल पर हैं। और इसके अलावा अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करें तो घरेलू अगर इसकी शाखाओं के बारे में बात करें, यानी भारत में इसकी कितनी ब्रांचेज हैं, तो लगभग 8200 शाखाएं आपको भारत में देखने को मिल जाएंगी। तमिल सुपरस्टार और राजनेता का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये है विजयकांत और इनका निधन हो गया है। तमिल जो फिल्म थे उससे संबंधित थे, तमिल के राजनेता थे और इन्होंने एक पार्टी का भी निर्माण किया था। इनके बारे में जानकारी लेंगे तो 1952 में इनका जन्म होता है और 1979 में ये फिल्म में आते हैं। और पहली फिल्म इनके द्वारा जो बनाई जाती है वो इनी कुम इल मई, ठीक है ना। इस फिल्म में ये क्या करते हैं, ये भूमिका निभाते हैं। अच्छा, इनकी भूमिकाओं के लिए अगर बात करें तो इनको तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार भी दिया जा चुका है 2002 में रमना के लिए, रमना मूवी में एक्टिंग करने के लिए। 2001 में इनको कलाईमा मणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने डीएमडीके पार्टी की स्थापना करी थी 2005 में। और 2011 में जो इनकी पार्टी थी वो प्रमुख विपक्षी दल उभर कर सामने आई थी और उसने 29 सीटें भी जीती थी। तो ये थोड़ी सी जानकारी हो गई विजयकांत के बारे में, जिनका निधन हो गया है 71 साल की उम्र में। आइए अब रिवीजन कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं, तो 28 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि 28 दिसंबर 1885 में ही इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में 72 प्रतिनिधियों के साथ में। और इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे और पहले जो अध्यक्ष बने थे वो विमलेश चंद्र चटर्जी बने थे। नेक्स्ट बात करेंगे स्लाइस समर्थित नॉर्थ ईस्ट एसएफबी के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है। तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये सतीश कुमार कालरा हैं, जो आंध्रा बैंक के सीईओ है। इनको बनाया गया है स्लाइस समर्थित नॉर्थ ईस्ट एसएफबी का एमडी और सीईओ। क्लियर। नेक्स्ट चर्चा करेंगे देश की पहली एआईसीटी का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा। तो एआईसीटी का निर्माण कहाँ किया जाएगा, लखनऊ में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एआई से रिलेटेड है, तो जरूर याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, अच्छा लखनऊ कहाँ है, तो लखनऊ राजधानी है यूपी की। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 स्टार्ट कर दिया जाएगा 19 जनवरी 2024 से। और ये कहाँ पर होगा, तो तमिलनाडु में होगा। तमिलनाडु का जो त्रिची है, कोयम्बटूर है, वहां पर ये गेम्स होने वाला है। और पूरे भारत से 5500 एथलीट इसमें भाग लेने वाले हैं और कुल 27 विधाओं का प्रदर्शन किया जाएगा और स्क्वैश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। सोनी स्पोर्ट्स ने किसको फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यह है कार्तिक आर्यन जी, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनी स्पोर्ट्स की तरफ से फुटबॉल के लिए। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे ITTF गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय कौन बन गई है। तो देखो ये जो गवर्निंग बोर्ड है ये खेल उद्योग से संबंधित है। ये जो महिला है वो खेल उद्योग से संबंधित है, उद्यमी है ये। तो इनका नाम है वीटा दानी और ये पहली ऐसी भारतीय महिला बनी है जो ITTF गवर्निंग बोर्ड में शामिल हुई है। टेबल टेनिस को आगे बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले विश्व नेता बने हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी यूट्यूब पर इनके 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं और ये पहले ऐसे वैश्विक नेता बनकर सामने आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम तानसेन महोत्सव के बारे में। किस बड़े समूह के साथ ग्वालियर को गिनीज रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। अच्छा, ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में भी गिनीज रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। और यहाँ पर जो फंक्शन हुआ था वो तबला समूह के द्वारा किया गया था और तबला समूह के द्वारा 1500 तबला कलाकारों को लेकर तानसेन महोत्सव में जो प्रदर्शन किया गया है उस बात को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर को गिनीज रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। इस बात को भी समझ लीजिए। नेक्स्ट चर्चा करेंगे श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है। तो यह है संतोष झा। तो संतोष झा श्रीलंका में भारत के नए राजदूत होंगे। उन्नत स्वास्थ्य समाधान के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने किसका अनावरण किया है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी हैं। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। खाद्य और रसायन मंत्री भी मनसुख मंडाविया जी हैं। तो इनके द्वारा उन्नत स्वास्थ्य समाधान के लिए मेडटेक मित्र का अनावरण किया गया है ऑनलाइन यानी वर्चुअल।
उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं, स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं। इनके द्वारा न्यायमूर्ति रेड्डी की शताब्दी पर किसका अनावरण किया गया है? तो पोस्टल कवर का अनावरण किया गया है न्यायमूर्ति रेड्डी के ऊपर। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जो भारतीय उपराष्ट्रपति हैं। कर्नाटक में केएसआरटीसी ने किसका अनावरण किया है? तो कर्नाटका में केएसआरटीसी के द्वारा अनावरण किया गया है नम्मा कार्गो का। ये जो देख रहे हैं ये कार्गो है, नम्मा कार्गो इसका नाम है। अच्छा, ये क्या करेगा? तो लॉजिस्टिक से संबंधित है, यानी कि माल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करने वाला है ये। हमने तमिलनाडु के बारे में पढ़ा था कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के मामले में या लॉजिस्टिक के मामले में नंबर 1 पर जो भारत का राज्य है वो तमिलनाडु है। वैश्विक क्रिकेट भागीदारी में किसने आईसीसी के साथ साझेदारी करी है? और इस आईसीसी के साथ जो साझेदारी हुई है उसको 8 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है और इसका नाम है कोका कोला। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में, जो कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता में है। जो कलकत्ता क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो यहाँ के शोधकर्ताओं ने किसके नाम पर बैक्टीरिया की खोज करी है? एक बैक्टीरिया खोजा गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय के द्वारा और उसको नाम नाम दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर ये खोज करी गई है। अच्छा, ये बैक्टीरिया क्या करता है? तो ये बैक्टीरिया खेती में किसानों की मदद करेगा, उपजाऊ जो फसल है उसके उपजाऊपन को बढ़ाने में मदद करेगा। अब इसकी जो खासियत है वो क्या है? अगर उसके ऊपर बात करें तो देखो ये क्या करता है कि जो पौधों की जड़ें हैं उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन को ले जाने का काम करता है। और अगर फास्फोरस और नाइट्रोजन जाएगा तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उस फसल की जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ में जो वो बैक्टीरिया है इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जो पौधे हैं उनकी। तो इस वजह से ही ये बैक्टीरिया काफी ज्यादा इस समय सुर्खियों में है। और साथ साथ में ये भी हमें पता चलना चाहिए कि जो हमारा जो कृषि है उसके क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज के रूप में सामने आया है विश्व भारती विश्वविद्यालय की ये खोज। तो याद रख लेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम। नेक्स्ट बात करेंगे पीएम मोदी के द्वारा कौन से एक्सप्रेस जल्दी से शुरू की जाने की संभावना है? तो अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करी जाएगी पीएम मोदी के द्वारा। और ये अमृत भारत एक्सप्रेस ठीक वैसी ही है जैसी वंदे भारत एक्सप्रेस है, यानी वंदे भारत में जिस तरह की सुविधाएं हैं अमृत भारत एक्सप्रेस में भी उतनी ही सुविधाएं हैं। इसमें स्पीड का और यात्रियों की सुविधाओं का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। और हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर हैं। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। तो इस सेशन में इतना ही। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ, विचारों के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और मेरे साथ बने रहना है। और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। टेक केयर, बाय बाय।